नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर मैम। तो नहीं है, मैं आपको होस्ट बना दूं। हेलो हेलो जी मैम। मैं ये बोल रही थी कि अगर होस्ट बनाएं तो या को होस्ट बना दें तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। एक्चुअली शायद गुड मॉर्निंग सब हाँ लोगों को। ठीक है, गुड मैं करती हूँ। मॉर्निंग। हाँ मुझे बना दिया, हाँ मैं करती हूँ। हाँ कर दीजिए। जी मैम, प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। जी मैम विजिबल है? आई थिंक मैम 52 से ही अपने को स्टार्ट करना है। मीता मैम आप थे ना लास्ट हाँ क्लास में? जी मैम। मैम ये 52 से ही करना ना, वक्षते गार्ड वर्च साम। ठीक है मैम, आप लोग को पता है तो स्टार्ट कीजिए, आ जाएंगे सब धीरे धीरे। जी आज एक्चुअली सर नहीं है तो हमें ही पढ़ना है मैम, आप ही पढ़ दीजिए पहला श्लोक। हाँ 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 ठीक है मैम, जी पढ़ मैम। देते हैं। जी 52 मैम। पढ़ना है ना? जी मैम। 52 में इससे पढ़ देती हूँ एक बार, उसके बाद फिर उसकी हिंदी पढ़ देती हूँ। जी मैम। जनरली जो 52 में इन्होंने बोला है, मैंने यही बताया कि अर्श जो चिकित्सा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अष्टांग हृदय से उत्तर तंत्र से, और उस श्लोक में जो अर्श चिकित्सा अध्याय 8 है उसमें जो अर्श में मलरोधक उपचार में क्या करना चाहिए इन्होंने ये बताया है। तो ये बोल रहे हैं कि स्नेहार्दी सक्तुभियुक्ताम लवणाम वारुणीम पिबेत लवणा एव वा तक्र सीधु धान्या अम्ल वारुणी। अर्थात अगर अर्श में मल रोध हो जाता है या मल अवरोध हो जाता है तो उसमें क्या करना है, किस तरह की चिकित्सा करनी है,
तो ये बोले स्नेहाढ्य, मतलब स्नेह जो है हमारे पास घृत इत्यादि जो 4 प्रकार के स्नेह में से किसी एक स्नेह को हमें क्या करना है, सक्तु भी युक्ताम, मतलब सक्तु के साथ उसको हमें मिश्रण बनाना है, सत्तू के साथ उसको मिश्रित करना है, उसके साथ में नमक मिलाना है, और उसके बाद बारूणी, मध्य या ताड़ी, देखिए परिभाषा प्रदीप 3, जिस तरह से वारुणी मध्य में जो एक प्रकार आया है वारुणी का, उसको पिलाना है, या फिर नमक मिलाकर मट्ठा, सीधू, कांजी या वारुणी पिए। तो 2 चीजें बताई है कि अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाए और रोगी हमारा पाइल्स का होगा, तो किसी भी तरह का एक स्नेह हमें लेना है, चाहे हम उसमें घृत ले सकते हैं, चाहे हम उसमें तेल ले सकते हैं, स्नेह ले सकते हैं, मज्जा ले सकते हैं, और उसमें सत्तू मिला सकते हैं, सत्तू के साथ हल्का सा नमक मिला सकते हैं, और उसमें बारूणी मिलाकर पी सकते हैं। यदि हम स्नेह नहीं पिला पाते हैं तो हम मट्ठे में या फिर सीधू में या फिर कांजी में या फिर बारूणी में नमक डालकर पी सकते हैं। जी मैम। जी मैम, हिंदी भी पढ़ी थी आपने, अभी अभी ये हाँ टीका पढ़ लेते हैं। हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए। रीता मैम आप पढ़ देंगी क्या? जी मैम, पढ़ रही। पढ़िए प्लीज मैम, मैं वो केशव स्नेहाड़े, को स्कूल छोड़ने जा रही थी जी। कोई बात नहीं मैम, पढ़ ली। स्नेहाड़े बहु स्नेह संपृक्त सक्तुभिर्युक्ता लवणा वारुणी पिबेत। मतलब स्नेह आड़े, आड़े मतलब स्नेह धनी, मतलब जिसमें स्नेह की मात्रा अधिक हो। बहु स्नेह संपृक्त है, मतलब बहुत सारा स्नेह हो। सक्तुर्भिर्युक्त, सक्तु से युक्त, लवणा, लवण से युक्त, वारुणी पिबेत, पीनी चाहिए। तक्रादीना व लवणान पृथक पृथक यथा योग पिबेत। तक्र आदि या लवण को पृथक पृथक यथा योगों के साथ पीना चाहिए। एव शब्दों अत्र केवलान एवतान सक्तुरहितान पिबेदिति द्योतयत्। एव शब्द से यहाँ केवल सक्तु रहित, केवल वेतान, वेतान मतलब तो जानना होता है ना। एक्चुअली मैम उन्होंने 2 बातें बताई ना यहाँ पे। एक तो इन्होंने यही बता दिया कि स्नेह के साथ आपने जो है सत्तू मिलाया और लवण मिलाया, बारूणी मिलाई और पिलाया, है ना। या फिर इसमें पृथक पृथक कल्पना उन्होंने बताई है। एव शब्दों या फिर अकेला या केवलो, केवलोन एवतान, मतलब इसमें केवल एक ही जो है योजना ले सकते हैं जिसमें सत्तू रहिता ना, मतलब जिसमें कि उसमें सत्तू नहीं भी मिलाएंगे तभी भी उसको पिलाया जा सकता है। इस तरह से इसका सारांश निकल के आ रहा है ना। जी मैम। मैम विजिबल है ना? हाँ मैम। जी मैम। प्राग भक्तान यमके भ्रष्टान सक्तुभि अवचूर्णितान करंज पल्लवान खादेत वर्चो अनुलोमनान। अथवा करंज के कोमल पत्तों को घी तथा तेल में एक साथ तलकर और उसके ऊपर सत्तू बुरक कर भोजन के समय से पहले खाएं। इसके सेवन से अपान वायु तथा पुरीश का अनुलोमन होता है। इसका एक श्लोक है मैम, इसको थोड़ा मैं पढ़ देती हूँ। इन्होंने लिखा है 53, आप पढ़ रहे हो ना, 53 में जो आपने श्लोक पढ़ा है उसका ये श्लोक ये है कि प्राग भक्तान यमके भ्रष्टान सक्तुभिश्चाव चूड़ितान करंज पल्लवान खादेश्चौत वर्चो अनुलोमनान। अर्थात जो करंज के कोमल पत्तों को घी अथवा तेल में एक साथ तलकर उनके ऊपर सत्तू बुरक कर भोजन के समय से पहले खाएं। इसके सेवन से अपान वायु तथा पुरीश का अनुलोमन होता है। अब आप टीका पढ़ लीजिए मैम, अच्छा लगता जी। तथा करंज पल्लवान भक्षित, इस तरह करंज के पत्तों का भक्षण करना चाहिए। किम भूतान, किस लिए। प्राग भक्तान मतलब भक्तात प्राग, खाने से पहले। मयूर व्यसकादित्वा समास, मैम ये तो व्याकरण का है। करंज पल्लवान भुक्त्वा अन्न भोक्ता व्यमित्यर्थ। जी। ये भी भोक्ते ग्रामर व्यक्ति का। अर्थ।
पढ़िए। किम भूतान यमके स्नेह द्वय, यमक मतलब स्नेह द्वय, घृत और तेल के उसको यमक जी बोलते हैं। भ्रिष्टान जी पकवान, भून जी के पका के। तथा जी सक्तुभि जी सुष्टु चूर्णितान ताश्च भुक्त्वा वात वर्चो अनुलोमन। लोमनाथ जी। जी मैम। इसमें वही हुआ कि जैसे अभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, आप समझ गए। गरंज पत्रों का भक्षण बताया है कि गरंज पत्रों का सेवन करना चाहिए। किम भूतान किस तरह करना चाहिए? प्राग भक्तान मतलब कि प्राग भक्तान मतलब खाने से पहले ही करना चाहिए, है ना। जैसे आपने करंज पत्रवान भुक्तवान भोक्तम इत्यर्थे। तो यम के स्नेह दे, दो स्नेह ले लिए इन्होंने। यहाँ पे दो स्नेह मेरे सभी मैंने पढ़ा था कि घी और तेल को लिया, और घी और तेल में उसको भून लिया, भून के उसको अच्छे से पका लिया, उसके साथ उसमें सत्तू मिला लिया। तो सत्तू को भी इन्होंने कहा है कि चूर्ण के रूप में सत्तू को उसके साथ ऊपर डाल दिया, और उसके बाद उसको उसका जो उसको खाया गया या उसको भोजन से पहले खाया गया। प्राग भुगतान का मतलब ये है कि खाने से पहले खाया गया। उसके खाने से बाद वायु का और पुरुष का, वर्च मतलब पुरुष का अनुलोमन होता है। तो जी मैम। करंज पत्र का भी सेवन हम पेशेंट को कर सकते हैं। हम लोग जनरली इतना करंज पत्र का चूर्ण का भी एक जो है वो वायु के अनुलोमन के लिए और पुरुष के अनुलोमन के लिए करंज पत्र का यूज कर सकते हैं। और देखिए जनरली क्या होता है कि सत्तू को हम लोग मानते हैं कि सत्तू रूक्षता कारक होता है। जौ का सत्तू जो होता है वो रूक्ष करता है, लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया कि स्नेह के साथ अगर हम जौ के सत्तू को मिला देंगे, और क्योंकि उसमें लवण मिलाया है क्योंकि सूक्ष्म अनुगामी होता है, और स्पेशली उन्होंने बारूणी के बारे में बताया कि अगर बारूणी के साथ उसको देंगे तो वो फायदा करता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मतलब एक जो हमारा कॉन्सेप्ट होता था कि हम ओबेसिटी में यूज करते थे यप का सत्तू, लेकिन यप के सत्तू को अगर हम घृत के साथ या तेल के साथ, सेंधा नमक के साथ और बारूणी के साथ देंगे तो भी वो मल अवरोध में या कॉन्स्टिपेशन में वो वायु का अनुलोमन ही करेगा, पुरुष का अनुलोमन ही करेगा। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्लियर हो गए। एक करंज पत्र का जो है कल्क बना ले, या करंज पत्र को हम घृत के साथ और तेल के साथ सेक लें, और उसको जो है हम जो है यप के सत्तू के साथ खाना खाने से पहले अपान काल में यूज, मतलब उसका वक्त भोजन करें या उस पेशेंट को दें खाने से पहले, तो पुरुष का और वायु का अनुलोमन होगा। और दूसरा जो है हमने सत्तू का भी कल्पना जो पड़ी वो भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जनरली हम पेशेंट को यूज में ला सकते हैं। जी मैम। आगे पढ़ूँ, कोई और पढ़ रहा है? पूछ लेते हैं कोई अगर नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं तो। वंदना मैम आ गई है? हाँ मैं आ गई मैम। यहाँ पे प्रणाम बहुत मैम। भयंकर, यहाँ व्हाट्सएप वगैरह कुछ चल ही नहीं रहा था मैम। नमस्ते। हाँ मैंने आप ठीक है डाला मैम? था, मैसेज डाला था। जी ठीक है मैम, पढ़िए ये मैम। बताइए कि इसमें करंज की जैसे ऑयल भी रखा रहता है, तो अगर मतलब वो नहीं है तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं ना हाँ लेकिन इन्होंने करंज? स्पेशली, हाँ स्पेशली जैसे इन्होंने कितने अच्छे से बताया, ये आपने पढ़ा ना, ऑरेंज के कोमल पत्तों को, पत्तों का मतलब ये होगा कि कुछ उसमें फाइबर भी हो जाएगा ना मैडम, है ना। हम्म। तो हाँ फाइबर को देंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन में ज्यादा रिलीफ करेगा। वैसे तो उसका तेल का भी यूज होता ही है, लेकिन पत्तों को उन्होंने स्पेशली बताया है कि पत्तों का सेवन करना है। जी तो यहाँ दोनों चीजों पे हम लोगों का कंसंट्रेट हो तो ये एक अच्छा इफेक्ट मिलेगा। जी जी मैम। आगे पढ़िए वंदना मैम, आप पढ़ लीजिए। ये मैम 54 नंबर का पढ़ दूं? 50, हाँ 54 पढ़िए। जी मैम। सगुणम नागरम पाठाम गुणसार घृतानि वा गौमूत्राद्यु शिता मध्यात् सगुणाम वा हरितिकीम। इसमें जो हिंदी में लिखा है वो जी लिखा है कि गुड़ के साथ सौंठ, सगुणम नागरम पाठा, गुड़ के साथ सौंठ या पाठा को खाएं, अथवा गुड़ छार घृतानि वा, गुड़ को जवाखार में घी मिलाकर पिए। इसके अलावा एक और कल्पना बताइए कि गोमूत्र में रात भर भिगोकर सुखाए गए हरण को गुड़ के साथ खाना चाहिए। स्पेशली पुरुष का और वायु का अनुलोमन किस किस तरह से कर सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन में भी हम लोग ये चिकित्सा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ ये बताया है। पढ़िए मैम, आगे पढ़िए। ठीक है टीका पे मैम अच्छा ये पढ़ देते। जी। तथा बेन से सुंठी पाठा
व अश्नियात अथवा गुड़ यवक्षार सर्पिष्यध्यात् गुड़ेन व सहसहरीतिकी मध्यात् किम भूताम गौमूत्रे अध्युषिताम। जी मैम, बहुत अच्छा। ये हम लोग को सबको याद हो जाना चाहिए कि तथा गुणेन से है शुंठी पाठा वाशनियात, मतलब कि हमने जो भी बताया कि गुड़ के साथ हमें क्या करना है, शुंठी को और या फिर पाठा को, इन दोनों की कल्पना बना सकते हैं कि गुड़ के साथ हम सॉल्ट मिला के भी खाएंगे तो भी जो है मलावरोध की चिकित्सा में वो हेल्पफुल होगा। और दूसरा जो हमने कहा कि पाठा को और गुड़ के साथ मिला के भी हम लेंगे तो वो मलावरोध की चिकित्सा में फायदा करेगा। अर्श चिकित्सा में स्पेशली मलावरोध की बात चल रही थी यहाँ पर। एक इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि यब क्षार में घी मिलाएंगे और फिर गुड़ मिलाएंगे। गुड़ यबक्षार सर्पिष्यध्यात्, तो यबक्षार को जनरली हम लोग लेखन चिकित्सा में यूज करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने उसको गुड़ के साथ में मिलाया है और साथ में हमें सर्पी, इसलिए है कि उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ कल्पनाएं बताई है कि इसलिए को यहाँ मिलाना है। इसके अलावा उन्होंने बोला है गुड़ैन व सह हरितकी, तो गुड़ और हरितकी का सेवन किस तरह करना चाहिए कि हरितकी को रात भर जो है वो गौमूत्र में हमें अच्छे से भिगो कर रख देना चाहिए और फिर उस हरितकी को हमें गुड़ के साथ सेवन करना चाहिए। मैम इसमें जैसे आम आम जन्म संप्राप्ति होगी या का फालिप्त होगा तो उसकी संप्राप्ति को भंग करने के लिए यहाँ पर मूत्र का भी यूज किया गया और यवक्षार का भी यूज किया गया। अर्श तो मैडम है ये आम अग्निमान है ना, अतिसार गृहिणी अर्श, इसी तरह से बताया गया है शास्त्रों में। आम जी तो है ही है, बिल्कुल आपने सही बताया कि संप्राप्ति विघटन में जो है हमें इस तरह की चिकित्सा करना एक अलग कॉन्सेप्ट जो है वो, क्योंकि जनरली हम लोग अभी अरिष्ट वगैरह सभी लोग देते ही हैं, मोशन नॉर्मल रहे, पेट साफ रहे, लेकिन ये जो परिकल्पनाएं या शास्त्रोक्त वर्णन की गई बहुत अच्छी है। जी इन सब उपचारों के पहले पेशेंट की जो अग्नि है उसको हम लोग को अच्छा कर देना चाहिए और दीपन पाचन करने के बाद फिर हम लोगों को ये सारी चीजें करें जिससे शरीर की भी अच्छे से पचे। और अगर हम लोग घृत वगैरह का यूज करते तो वो भी अच्छे से पचे। मलावरोध आम की जो संचिति है वो हटेगी तो नो डाउट फर्क पड़ेगा, पर जितना भी हो सके दीपन पाचन करने के बाद फिर हम इन द्रव्यों को यूज करते हैं तो अच्छा रहता है। क्योंकि हरितकी के विषय में भी ये बताया गया ना मैम कि अगर अग्निमांद हो तो उस समय जो है वो हरितकी का सोच के सेवन करना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने हरितकी को गौमूत्र में भिगो दिया है रात भर और सुबह उसको फिर वो गुड़ के साथ दे रहे हैं। तो जो ये कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आम या कफ के कारण तो वो संप्राप्ति वो भंग होगी और ठीक से जो है वो मलावरोध हटेगा और पेशेंट को अर्श में अर्श प्रेसिपिटेट होते हैं, वो कारण हम लोग को मालूम ही है कि क्यों। आगे की पढ़ा बताइए उसकी। नमस्कार वंदना मैम। नमस्कार अन्ना मैम। नमस्कार नमस्कार उषा मैम। नमस्कार। जी मैम। थोड़ा मेरा आवाज बैठ गया क्योंकि मैं अभी वो शिविर में गई थी ना, तो थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम है। मैं फिर भी अभी करंज का आपने बताया ना मैम, जी तो उसमें मैं थोड़ा कुछ ऐड करूंगी। बताइए। करंज के पत्ते का जो काढ़ा बनाते हैं, हाँ। यवागु उसी का 2 मिनट। करंज के पत्ते का काढ़ा जो बनाते हैं उसमें यवागु पीने से, करंज के काढ़े का यवागु पीने से उससे अच्छा। उल्टियां रुक जाती है मैम। और अच्छा। हाँ वो अच्छा है। और अभी हाँ, और दूसरा एक है कि करंज का इसमें पत्तों का ही है या बीज वगैरह भी सब चलता है इसमें। आपने अभी बोला अच्छा। कि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, तो और दूसरा करंज का जो बीज रहता है ना मैम, उसमें हाँ। उसका पेस्ट बना के दूध में उसको पका दो। और ये तो जो अनुभवित है वही कर सकते हैं। वो आँख का अंजन के लिए गाढ़ हो जाए ना मैम, उसका बाद में आँख का काजल की तरह लगाने से भी आंखों के रोग में बहुत ही फायदेमंद रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है 2-3 लोगों का मैंने सुना है ऐसा कि इसमें अच्छा रिजल्ट देता है। और दूसरा मैम अभी हमारा डिस्कशन वहाँ हुआ था, तो एक डॉक्टर नहीं थी वो, मगर कुछ ऐसे ही आई थी, तो उसने करंज ऑयल, इत्यादि ऑयल एंड तीसरा था उन्होंने क्या बोला, करंज इत्यादि एंड हाँ पंचगुण ऑयल, वो तीनों को मिक्स करके वो बोले कितना भी कान में दर्द तो 1-2 ड्रॉप डालते
तो उससे भी इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जहाँ भी पेन हो या जहाँ हीलिंग नहीं हो रहा है तो बोल रहे मैम इतने अच्छा रिजल्ट देते, मैंने तो अभी जस्ट सुन के ही मैं कल ही आई, तो हम भी देखेंगे कि कैसा रिजल्ट उसमें मिलता है। थैंक यू मैम। इचिंग भी बहुत बोले इंस्टेंट हो जाती है, क्योंकि अच्छा करंज ऑयल ऐसे भी इचिंग में तो काम करता है, जात्यादी हाँ जो ऑयल है वो हीलिंग के लिए भी काम करता है। और एक्चुअल में मैं जो पंचगुण ऑयल यूज करती थी हमेशा छोटे बच्चों का जब भी जुकाम, क्योंकि 2-3 महीने के वाले बच्चे को हम नहीं इंटरनल भी इतना यूज नहीं सर कर सकते, नहीं एक्सटर्नल भी, मगर मैं जब भी कॉलेज में थी ना तो पंचगुण तेल हमारा कॉलेज का बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट में ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है, तो वो चेस्ट पे एंड थोड़ा सा मसाज कर देते और पीठ साइड, बैक साइड एंड चेस्ट साइड, तो मैम जुकाम के लिए अभी विंटर में तो बहुत अच्छा रहता है। मगर इन्होंने ये 3 कॉम्बिनेशन बताया, वो शायद 65 ईयर ओल्ड लेडी थी और हमारे जी वो ग्रुप में भी है, मगर खुद डॉक्टर नहीं है, मगर उनका अनुभव था, तो मैं बोली ठीक है हम भी यूज करेंगे अवश्य। तो ऐसा बोला इन्हें, बोले मैम इतना इंस्टेंट रिजल्ट आता है हीलिंग के लिए भी, बोले कहीं भी घाव हो गया या कहीं कभी कभी नहीं ये नाखून पकते हैं तो जी उसमें भी बोले हम मैं देती हूँ ना तो बहुत अच्छा है। पर फिर मैंने सोचा कि इनका, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था, डॉक्टर था, तो मैं फिर सोचा कि कैसे कैसे ये यूज किया होगा, क्योंकि पंचगुण जी है वो शायद पेन किलर के हिसाब से उनका यूज किया होगा। मैम, मैंने और यूज किया ये दोनों, पंचफूट ऑयल ना, इसके लिए बेड सोर्स के लिए पूरी तरह ठीक हो जाता है उससे। मतलब हाँ पूरे ऐसा बेड सोर था वो कि और ये, पूरा पूरा गल गया था उसका एरिया। हाँ जी बोले एकदम यानी ये तीनों का कॉम्बिनेशन में देखा, फिर मुझे लगा कि ये सब ऐसे ऐसे करके उसने यूज किया होगा, क्योंकि इचिंग भी बहुत सारे में बोल रही थी, इचिंग में करंज के कारण इचिंग में हुआ होगा, और जाते थी तो हम लोग ऐसे भी यूज करते ही है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मैम क्रीमी हर भी होगा करके, ना, करंज क्रीमी हर बस्ती में भी करंज को यूज हाँ करते हैं वो चूने के। हाँ हाँ तो और दूसरी चीज उसमें ये भी कि मैम करते हैं। पंचकुड़ का मैम बता दें कि बेड सोर्स भी ठीक हुए तो जो और जाते आदि तो हीलिंग हाँ में हो गया। और जैसे क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है CSOM, उसके अंदर हम्म जो जो चीजें हैं वो सारी तीनों से ही ठीक होंगी। जो हाँ उसके अंदर सही बात है इन्फेक्शन मैम। है या थोड़ा बड़ा छेद हाँ अगर हो रहा है, पर यही बात है कि क्या अगर उसमें छेद हो रहा है कान में और पेन हो रहा है तो क्या उसमें हम यूज चाहिए ऑयल, ये वो चीज थोड़ा है मुझे नहीं। कंफ्यूजन रहा, मगर वो बोली मैम मैं बहुत ही सारे में यूज करती हूँ, ये मैम बाद में क्या हम लोग खुद सोच सोच के डालेंगे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुनो, मगर मुझे वो बहुत अच्छा लगा, ये तीनों का जी बोले सब में मैं यूज करती हूँ, तो हाँ। जी। कान के में दर्द अगर है तो थोड़ा, और अगर जैसे मवाद भी आ रही है तो थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए कि कहीं हाँ कोई के अंदर वो तो नहीं है, छेद वगैरह तो नहीं हो गया। क्योंकि जब अगर छेद हो जाता है कान में तो फिर तेल किस प्रकार यूज करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो कोई ENT के अगर हमारे साथ जुड़े हुए हों अभी भी तो वो और हम्म। क्लियर है। जी मैम। एक है वो अच्छा, और दूसरा मैम हमने वहाँ गूगल का जो पेड़ था ना, तो मैम मैं थोड़ा टुकड़ा लेके आई थी वहां से, छोटा सा पीस, आप उसका थोड़ा भी धुआं दो नहीं मैम, इतना अच्छा स्मेल आती है उसकी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा वो, एक मैम काय की। नेचुरल गूगल का पौधा, अरे अच्छा वो अच्छा, पेड़ वेरी गुड। था। हाँ तो वो थोड़ा मैं लेके आई थी, तो बाद में उसको ये जलाया ना मैम, तो इतना अच्छा सच में ऐसा लगता है कुछ दुनिया अच्छी जी के आए, ऐसा लगा दिन भी। मैं तो बहुत कल अच्छा वापस आ मैम। गई कि मेरे हस्बैंड को जाना था दिल्ली, तो मैं फिर वापस आ गई थी बीच में ही छोड़ के। मगर सच में मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि इस टाइप में जाके औषधि का पूरा ये करके देखो तो और अच्छा लगता है कि अलग अलग चीज देखो। एक मैम घोस्ट करके एक पेड़ आता है, वो आप देखो ना मैम, एकदम व्हाइट कलर का पूरा, एकदम व्हाइट, वो भी बहुत ही कौन सा अच्छा था मैम, उसका। रिपीट। घोस्ट नाम बताया था उन्होंने, बोले ऐसे घोस्ट बोलते हैं, पर वहाँ कच्छी नाम से कुछ बोला था, मुझे वो उसका नाम मैं भूल गई, पर बोले इंग्लिश में उसको घोस्ट बोलते हैं। वो मैं अपने ग्रुप में पिक्चर डालूंगी, वो मैंने खींचा है, क्योंकि बहुत दूर था, मगर मैं थोड़ा नीचे नजदीक लाके मैंने उसका, शायद अपने ग्रुप में कोई पहचानता होगा, पर कोई कोई चीज ऐसी है कि इस ऐसे इलाके में ही बंद होता है, ऐसा बोला था उन्होंने। जी जी मैम, हाँ हम लोग के द्रव्य गुण के टूर जाते थे ऐसे तो जो रीजनल वहाँ के लोग होते हैं जहाँ भी जाए हम हम्म
रहे थे। हाँ तो रीजनल इतनी सारे लोग होते हैं जो जिन्होंने नहीं आयुर्वेदा पढ़ा है, लेकिन वो वहाँ के जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताते हैं। तो ये जो टूर आपने किया ये बहुत अच्छा है मैम। इसकी जो कुछ हमारे आपने ग्रुप में एक्चुअली हमारे में यहाँ का एक ग्रुप ही है पूरा। उसमें एक सर जो है ना, उनको आप कोई भी मेडिसिन का प्लांट आप दे दो मैम, सरोज मैम पहचानती होगी, अच्छे से पहचानती वो भी, मगर बहुत मजा आता है। और इतना एक हम लोग वहां से कलेक्ट करके आते जंगल में, पूरा दिन जंगल में ही रहते थे, सुबह से निकल जाते तो वहां से पूरा कलेक्ट करके आते। सभी डॉक्टर थे और भी कोई फॉरेस्ट में भी थे। मेरे हस्बैंड थे इसलिए मैं साथ में चली गई, क्योंकि मेन जो हेड थे ना वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे। तो बोले चलो तुमको जाना है तो मैं आता हूँ। फिर हम दोनों साथ में गए थे, क्योंकि वो भी एक्चुअली फॉरेस्ट में ही टॉप पोजीशन में थे। तो भाई ठीक है, तो एक एक सभी जहां भी हमें समझ में नहीं आया तो वो पौधा उठाया और वहां बाद में उनको बोलते थे। तो सच में मैं बोली अपने ग्रुप में भी ऐसा करना चाहिए, घर के पास हो कहीं भी हो, जो भी कुछ लगता है उसको लाओ, और उसके बाद हम डिटेल में करेंगे ना तो उसमें क्या नॉलेज भी बढ़ता है। मुझे जी ये जी बहुत ही अच्छा लगा मैम। जी मैम, मैंने तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में एक बिल्कुल पढ़ा हुआ था अनटच्ड, और तो वहाँ भी सारी चीजें एनबीआरआई की मदद से जो कुछ आइडेंटिफाई मैं कर सकती थी, बाकी वहाँ पर डॉक्टर ओझा हैं, उनके यहाँ से लोगों को बुला के, और अब तो सर ने बॉटनी का डिपार्टमेंट भी यहाँ पर अच्छा सा कर दिया। तो फिर सब आइडेंटिफाई करके उनको चिन्हित करके उनके नाम उनके यूजेस करके हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए खोल दिया। तो पूरा मैं अच्छा, बैठ बैठ के सब पेंट करवा के अपने नहीं साथ आपका पूरा मेहनत तो लगवा हम दिया। देखते ही है, सभी लोग देखते हैं। सच में आपको तो सैल्यूट करते हैं हम कि आपके जैसा मैम काम करना ये चाहिए। जी मैम, तो मैम ये एज अ वैद्य ना, हम लोग जितने भी लोग हैं अपने आसपास की जड़ी बूटियों को चिन्हित अगर कर दें और वो यूज के लिए खोल दें, तो आम पब्लिक जो है वो उसको यूज कर सकती है एक लोगों के दूसरा मैं विcinity में जो बताऊं भी है। मैम, करंज का जो घाव जो रहते हैं ना, उसमें भी हम करंज में निर्गुणी का रस उसका भी मिला के लेप करते हैं ना, तो वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जहाँ भी फोड़े वगैरह होते हैं ना, उसका घाव साफ करने में भी और उस पर लेप करने में भी वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। फिर एक करंज, नीम, चमेली, बेहड़ा एंड पिलू, पिलूड़ी नहीं बोलते हम जो, पिलू का रस, वो साइनस का जो रहता है ना उसमें भी बहुत है। साइनस के अंदर जो नहीं है थोड़ा सा ऐसा जैसे एकदम रेडिश कलर जैसा हो जाता है, तो उसके अंदर भी हम थोड़ा सा रुई लेके उसको साफ करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत सारे है बहुत करंज अच्छे, के, तो बहुत सारा है बहुत अच्छे ऐसे मैम। थोड़ा तो। सा जो आपने नोट किया ना उसका स्क्रीनशॉट ही आपको लिखने में जैसे लंबा पड़े, तो जो हाँ आपने हाँ, लिख नहीं दिया उसी के जरूर नोट जरूर पे डाल दीजिए, अच्छा है। जरूर मैम, जरूर। ओके मैम, थैंक यू थैंक उषा यू। मैम, नमस्ते बहुत उषा। अच्छा थैंक यू किया मैम। आपने। उषा मैम नमस्ते, थैंक यू सो मच नमस्ते मैम। नमस्ते हाँ नमस्ते। नमस्ते मैडम, वंदना मैम, नमस्ते नमस्ते अंशिका मैम, सबको नमस्ते प्रणाम। नमस्ते। मुझे मैम वहां पर है ना, मेरा नेट नहीं चल रहा था, नहीं तो मैं पूरा आपको बताती। और जैसे जोशी सर हमें हमको बताते हैं ना, वो उसका एटमोस्फियर, वो कैसे जंगल था वगैरह, पूरा नदी के अंदर ऐसे इतना सारा पाँव रख रख के अच्छे से जाना पड़ता था, इतने सारे ये पत्थर वगैरह थे, मैम और वीडियो बहुत बनाया होगा एंजॉय तो किया। शेयर करिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, जरूर और जरूर। मैम आपने, आयुर्वेदिक पिकनिक करके आ रही हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने मैंने अभी बहुत एक हाँ बड़ा अच्छा हम लोगों को योग बताया। उसमें एक वनस्पति मुझे याद आ रही है, जो हमारे पास एटलीस्ट यूपी में तो बहुत ही कॉमन है और हमको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। हरित मंजरी नाम से, मैं उसकी पिक्चर डाल दूंगी। उसका भी कुछ ना पूरी तरीके से इसका यूज, जैसे आपने कॉम्बिनेशन बताया ना, वो एक अकेली वनस्पति भी बहुत अच्छा उसमें यूज है उसका। अगर हम पंचांग जो है हरित मंजरी का, उसके थोड़े से मैं पिक्चर डाल दूंगी, सबको सबने देखी हुई होगी ऐसा मुझे लगता है। उसका पंचांग कर्णशूल में, उसका कान में पत्र का रस डाल दो या पूरे पंचांग का रस डाल दो, तो वातज कर्णशूल जो होता है, जो सिर्फ पेनफुल, जहाँ पे स्त्राव नहीं हो रहा है, ऐसे पेनफुल कंडीशन में उसके रस डालने से कान में बहुत जल्दी शूल ठीक हो जाता है। और उसका अच्छा। मैम त्वचा विचार में त्वचा विकार जो भी है या व्रण है या बेडसोर है, उसमें इसके पत्र का रस बाहर से लगाने से या जख्मों पर लगाने, जख्मों पर पोटिस इसकी बनाने से, जैसे पत्तों की पोटिस गर्म करके लगाई जाए तो वहां पे इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। इवन दमा के लिए यानी कास्ट के लिए इसका विशेष उपयोग रहता है। संधिवात के पेशेंट में या आमवात के पेशेंट में रिंगणी के साथ इसको मिला के, गोपशूर के साथ मिला के पत्र का रस लगाने से शूल कम हो जाता है।
इवन ये इसके पत्ते भी सेम क्रुमिग्न ही कार्य करते हैं, और इसको इसके पत्तों का रस मधु के साथ पीने से क्रुमिग्न ये कार्य करता है। और अगर हमको सिर्फ छोटे बच्चों में अगर वमन का कार्य करना है, 2-3 चम्मच अगर हम रस पिला देते हैं इसके पत्रों का, तो इससे तुरंत कफ निकल के पूरा वमन हो जाता है। और पेट साफ होने में भी, अगर किस बच्चों का पेट बहुत दिनों से, छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो उसकी पत्तों की वर्ती बनाकर अगर हम दूध में डालते हैं तो बहुत अच्छे से मोशंस हो जाता है बच्चों का। तो ये भी बड़ी अच्छी एक वनस्पति है जो आपने इतने सारे यूज बताए, तो मुझे भी याद आया, तो मैंने बोला कि शेयर कर दूं। मैं इसकी पिक्चर ग्रुप में डाल दूंगी। इसको कुप्पी कहते हैं और हरित मंजरी नाम से इसको जानते हैं। जी मैम। मैम शायद है ना, ये मैंने सुना है, और मालूम मुझे पिक्चर का भी नहीं याद है, पर जो हम ये अनवांटेड हेयर जो रहते हैं जी उसमें मैम। उसका यूज, उसका मंजरी का बीज यूज करते हैं, शायद मिट्टी के साथ मिला के, ऐसा कुछ है, मैं पक्का बताऊंगी, मैं थोड़ा भूल अच्छा ठीक गई है, मैं हूँ। पिक्चर डालूंगी ना, तो आप मेरे को कंफर्म करके फिर बताइएगा। बहुत अच्छा जरूर योग हो जरूर, जाएगा, मगर इसका ये एडिक्शन हो आपने बोला जाएगा। ना, मुझे थोड़ा सा याद है, क्या चाहे जो बाल रहते हैं ना उसको जी जी। हटाने के लिए ये यूज करते हैं, मगर कुछ अंदर डालती हूँ मैं, वो बाद में हम, आप ठीक डालो ठीक उसके बाद ठीक। के वही है कि नहीं। ओके हाँ, श्योर मैम, ओके बिल्कुल। मैम, ओके, थैंक यू थैंक यू, मैम। बहुत ही अच्छा बताया मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते बताइए सर। सर। नमस्ते मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता था। अभी करंज बीज का चल रहा था, तो ये जी, जैसे बच्चों को या बड़ों को पेट कमी रहते हैं तो भी करंज बीज देते हैं ना, करंज बीज का चूर्ण। हाँ सर, हाँ हाँ देते तो हैं। उसको क्या शुद्ध करना रहता है कि अपन डायरेक्ट ऐसे ही पीस के दे सकते हैं? एक्चुअली सर ले सकते हैं, मुझे नहीं लगता है क्या ऐसा करने की जरूरत पड़ती होगी, पर जी क्योंकि जी हाँ। करंज का हम जो दातुन कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। हाँ जी जी। ठीक है, तो ले सकते हो, ऐसा नहीं है, पर फिर जैसे भी 5। उसके अंदर कुछ ऐड करते हैं शायद, एक आध ड्रग ऐड करते हैं उसके साथ भी, अच्छा अच्छा। तो वो भी थोड़ा देख लेंगे, मैं आपको वो थोड़ा बताती हूँ अच्छे से कि हाँ इस मैडम, करंट इसका के योग साथ और बताइएगा कोई करने। डालते हैं, हाँ नहीं डालते हैं, कुछ और डालती हूँ, इसके मैंने जी यूज भी किया है। जी जी जी। क्या सर? जी थैंक यू मैडम। हाँ, तब तक कुछ डिस्कशन करो, मैं याद आएगा ना मैं तुरंत बताती हूँ, हाँ क्योंकि बहुत अच्छा लगा ऐसे उषा लमसम मैम, आपने बोलना बहुत अच्छा नहीं। अच्छा बताया, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू थैंक मैम, यू, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू लगा। मैम, थैंक यू। अनुभव थैंक आपके यू। जो है बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, मजा आ जाता है आपको सुन। हाँ, थैंक यू मैम। मोनिका मैम आगे कंटिन्यू किया जाए, थोड़ा सा और कर जी लीजिए। मैम, जी मैम। मैम ये पंच गुण तेल था या पंचकोल तेल था, क्या बताया था मैम ने? पंचगुण, पंचगुण मैम, पंचगुण, पंचगुण ठीक है तेल, ठीक है, हाँ ठीक। हाँ। थैंक यू। जी मैम, पढ़ा जाए आगे। ठीक है ये मैम, वाले पढ़िए, श्लोक थोड़ी देर का, पढ़ सकते हैं, हाँ 5 ये 10 वाला मिनट और पढ़ श्लोक तो हो सकते गया था। पंच अभी 55 करना है ना मैम? हैं। हाँ हाँ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी। कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? आप ही पढ़ दो, आपने पढ़ाई नहीं है, बस पढ़ दो। हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ मैम। जी मैम। ठीक। पंचाशत द्वयात मूत्र द्रोणेन अमूत्र संक्षयात पक्वात खादेत स मधुनि द्वे द्वे हन्ति कफोद्भवान् दुर्नाम कुष्ठ श्वयथु गुल्म मेदोहर कृमीन ग्रंथि अर्बुद अपची स्थूल्य पांडु रोगाढ़ मारुतान। तो इसका अर्थ लिखा है, 200 सुपुष्ट हरणों को गिनकर एक द्रोण 1024 तोला ताजे गोमूत्र में तब तक धीमी आंच पर पकाएं जब तक गोमूत्र सूख न जाए। ऊपर भी यही बताया था कि उसमें स्विन करके रखना है, जब मैम आपने पढ़ा था हरणों को गोमूत्र में, तो यहाँ पे उसको उसमें पकाने के लिए बोला जब तक गोमूत्र सूख न जाए। उसमें से प्रतिदिन 2-2 हरड़े मधु के साथ खाएं। इसके सेवन से कफज, अर्श, कुष्ठ, सूजन, गुल्म, प्रमेह, उदर रोग, कृमि, ग्रंथि, अर्बुद, अपची, स्थूलता, पांडु रोग तथा उरु स्तंभ रोग का विनाश हो जाता है। तो इसमें ज्यादातर जो जितने भी रोग बताए हैं सभी कफ बाहुल्य वाले रोग हैं। तो उसमें क्योंकि गोमूत्र है तो वो काम करेगा ही, तो उसको हरड़ को उसके अंदर भिगो के रखना है और प्रतिदिन 2-2 भिगो के, मतलब उसमें पकाना है जब तक गोमूत्र सूख ना जाए। उसमें से 2-2 हरड़ मधु के साथ खाया जाए तो इन सब रोगों में वो बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा यहाँ पे एक योग बताया गया है। जी मैम, बहुत अच्छी, बहुत ही मतलब इस सिंपल भी है और इसको यूज किया जा सकता है, और
इसको लिया लेना चाहिए। तो एक नहीं, इसमें कई व्याधियां आ गई, इंडिकेशन देखिए इसमें बहुत ज्यादा व्याधियों का वर्णन आ गया है। और फिर में उदर रोग, कृमि, ग्रंथि, अर्बुद, अपची, स्थूलता, पांडु रोग, उरु स्तंभ, सबसे बड़ी बात उरु स्तंभ का है, कुष्ठ, पुरुषोत्तम का। सूजन, बहुत इफेक्टिव है ये medicine। जी जी मैम। टीका पढ़ लीजिए। टीका अभी मैम यही है, इसका पथ्यानाम शतद्वय पथ्याशतद्वयम् तस्मात् गोमूत्र द्रोणेन मूत्र संक्षय यावत् मूत्र क्षयावधि पक्वात् द्वे द्वे पथ्याख्ये फले खादेत किं भूते समधुनि माक्षिक युक्ते पथ्याशतद्वय चोपयुक्त कफोद्भवान आमयान दुर्नाम आदीन हंति। तो वही मैम वही बताया गया इसमें भी कि 1024 इसमें जो बताई गई हैं उतनी हरड़ लेनी है, उसको गोमूत्र की एक द्रोण गोमूत्र में उसको पकाना है, और जब तक कि मूत्र जो है वो सूख ना जाए तब तक पकाना है। और पकने के बाद दो दो पत्थ्या या हरड़ जो है वो उसके फल खाने हैं। कैसे खाने हैं? मधु के साथ उसको लेना है, माक्षिक से युक्त करके खाना है। और पथ्याशतद्वय चोपयुक्त, शतद्वय मतलब 102, ऐसा ना सर मैम? जी जी हाँ, तो ये जो सतत कफ से उत्पन्न होने वाले दुर्नाम आदि मतलब अर्श आदि जो योग यहाँ पे रोग बताए गए हैं, शत, उन सभी जैसे रोगों को। शतद्वय बोला ना मैडम, शतद्वय का हम्म, मतलब हुआ कि 100 और 100 मतलब 2 बार शत हो गया है ना। 200। हाँ हम्म। जी जी मैम। तो ये दुर्नाम आदि सभी रोगों को, ये कफ जनित रोगों को ये नष्ट करता है। जी 200, हाँ जी मैम, 200 जी पुष्ट बोले और एक द्रोण में उसको ये करना है। बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल जी। ठीक है मैम। जी मैम। इस पे किसी को कुछ अगर अपना अनुभव अगर है, किसी का कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज। आकांक्षा में बहुत अच्छा बताती हैं बीच बीच में, जैसे कहते हैं ना कि मजा आ जाता है। उषा जी मैम और जी जी। आकांक्षा मैम दोनों का बहुत अच्छा लगता है बीच बीच में अपना अनुभव। आकांक्षा मैम का द्रव्य गुण का हाँ कमांड बहुत अच्छा अंजना है। मैम प्रणाम। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। मैम एक केस डिस्कशन करना था, मतलब अभी कर सकता हूँ क्या? बताइए बताइए बताइए। एक पेशेंट 2 महीने पहले आपको दिखाने आई थी वहाँ पे आपके बनारस में, आरती नाम अच्छा से। अच्छा और एक 1.5 महीने पहले उनका केस भी डिस्कस हुआ था। उनको उनको ट्यूबर ब्लॉक और मल्टीपल फाइब्रॉइड थे। तो उस अच्छा समय क्या था कि उनके पास मतलब डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था, कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशंस लेके नहीं आई थी वो। जी तो वो आपने फिर बोला था कि पहले मुझे पूरी फाइल दिखाना। जी तो मैंने उनका पूरा फाइल चेक किया था। तो उनकी जो प्रेजेंट मतलब कंप्लेंट थी, उनको लोअर एब्डोमेन पेन 24 घंटे रहता है। और जब अच्छा उनकी मेंसेस आती हैं तो 7 डेज तक चलती हैं। जी तो और दो चीज मेन आई थी इनको कि मल्टीपल फाइब्रॉइड और ट्यूबर ब्लॉक। हाँ हेतु जब निकाले गए तो बहुत सारे हेतु मिले, उसमें वेग धारण एक बहुत बड़ा हेतु था कि वो 15-15 दिन तक पॉटी नहीं जाती थी। जी तो वो सब चीजें कलेक्ट करी हैं, उनके जो भी हेतु थे वो सब बंद कराए हैं। और प्रेजेंट में मैंने उनको अभी एक्चुअली थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रही है हाथ की, तो मैंने उनका पंचकर्म तो नहीं चालू किया, पर एक छोटे से रूप में मैंने उनके लिए सहचर तेल की मात्रा वस्ती और शमन चिकित्सा शुरू की थी। शमन चिकित्सा में फाइब्रॉइड के लिए वही सर मतलब रक्तपाचक, मांसपाचक, मेदोपाचक, आमपाचक ये सब दवाइयां दी थी। और ट्यूबर ब्लॉक के लिए ये अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी, बंग भस्म, तापाति लो, आरोग्यवतनी बटी, इस टाइप की दवाई शुरू की थी उनके लिए। तो कल जी उनका फोन ये आया था कि उनका अभी लोअर एब्डोमेन पेन उनको हो ही रहेगा, और कल से उनके मेंसेस आ गए। तो मैंने उनकी जो तीनों रिपोर्ट है मैंने अभी शेयर की है ग्रुप में, एक बार आप देख लें और जी सजेस्ट करें कि उसमें और हम क्या कर सकते हैं। या अभी मेंसेस के बाद फिर क्या योग वस्ती क्रम शुरू करें, क्या करें, थोड़ा बताइए आप। ठीक है सर, मैं रिपोर्ट्स देख लेती हूँ। लेकिन जनरली क्या है ना कि जैसे आपने बताया कि जो पेल्विक कंजेशन उसको ज्यादा है, इस हिसाब से जो छोटे छोटे फाइब्राइड्स हैं और थोड़ा पीआईडी के केस माना जाएगा, इसको फाइब्राइड्स भी हैं। तो थोड़ा सा इसमें आपको विरेचन पहले करना होगा, स्तनपान पाचन और विरेचन पे थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा और बहुत लंबे टाइम के लिए करना पड़ेगा।
क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर प्रॉपरली वायु का अनुलोमन नहीं होगा तो फिर ये मेंस्ट्रुएशन पेन जो है वो जाएगा नहीं, और उसका कॉज है ही है उसका ऑर्गेनिक लीजन, जिससे हम लोग कहते हैं कि छोटे छोटे फाइब्राइड्स, मल्टीपल फाइब्राइड्स जब हैं तो वो पेन इसको करेंगे ही। तो यहाँ सबसे, जैसे आपने बताया कि हमें हेतु मिल गया है, तो सबसे कॉन्स्टिपेशन का जो हेतु है और जो हमारा पेल्विक कंजेशन है, तो यहाँ विरेचन आपको बहुत अच्छे से देना होगा। चाहे उसको आप पंचतीर्थ के साथ आरगभद मिला दीजिए, पंचतीर्थ के साथ निशोथ मिला दीजिए, है ना, या फिर षटकार मिला दीजिए, और थोड़ा सा जो है इसके साथ में काल मेघास्य वगैरह ऐड कर दीजिए, जिससे कि पहले जो मेन हमारा गृहिणी दृष्टि को भी हम दूर करेंगे, और उसके साथ में जो हमारा वायु का अनुलोमन होगा, वर्ष जैसे अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, वायु अनुलोमन, पुरुष का अनुलोमन, उसके अलावा जो है थोड़ा सा पेल्विक कंजेशन को रिलैक्स करेगा। आरगभद का बहुत अच्छा रोल आता है इसमें। आरगभद लाइटनेस देता है वहां पर, जब वहां पे कैविटी में कंजेशन कम होगा, वायु का अनुलोमन प्रॉपर होगा, तो पेन भी कम होगा, मेंस्ट्रुएशन पेन भी कम होगा। और वस्ती चिकित्सा तो आपको वहाँ करनी ही करनी है, बिना वस्ती चिकित्सा के आप वहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं रिपोर्ट देख के फिर आपको बता जी, तो पहले वेरिएशन पहले करा दूं उसका है? नहीं, वेरिएशन के लिए वो ले तो नहीं, तिरवत ले हम तो ले रही हैं रोज रात के हाँ रात। हाँ सर, वो ठीक है, लेकिन बीच बीच में जैसे वेरिएशन, मुझे हाँ, जी उनको जी, कैसा लग रहा है, उनको उसके बाद मोशन वगैरह अब ठीक से क्लियर हो रहा है, वो क्या बता रही अब वो दिखाने आएंगी आज, तो हो पाएगा है? हाँ, क्लियर, मोशन तो थोड़ा होने सा, लगे हाँ थे उनको। भाई हाँ, यही है कि फीडबैक वस्ती उतना दीजिए। होल्ड नहीं कर पा रही, तो वो 3-4 हाँ घंटे में उनकी निकल जाती है। अच्छा, वस्ती दे रहा था तो इसलिए फिर मैंने ये वेरिएशन फिर नहीं करा, मैंने कहा अब तो उसका होता ही रहेगा, अपने आप होता रहेगा। एक बार तो थोड़ा सा स्नेहन भी अच्छा रहता है, तो जैसे आपने ठीक किया, त्रिवत स्नेह आप दिए हैं 1 हफ्ता 10 दिन में, फिर थोड़ा चेंज करने के लिए पंचतीर्थ के साथ थोड़ा सा आरगभद ऐड ऑन करेंगे तो और फायदा मिलेगा, और जी कालमेघ जी वगैरह जी, के साथ में, कालमेघ आसक के साथ, ठीक है सर। तो कुछ हम लोग के ठीक जो है। वर्क चल रहे हैं वो आरगभद पे बहुत अच्छा वर्क हुआ है, कि जो पेल्विक कंजेशन है वो बहुत रिलीज करता है, उसमें रिलीफ मिलता है पेशेंट को, ठीक है सर। तो जी, इसको भी तो थोड़ा सा ऐड कर आरगवद दिया। किस मतलब, आरगवद मतलब बाजार आरगवद में कैसे चूर्ण को मिलेगा? आप आरगवद चूर्ण को आप पंचतीर्थ घृत के साथ मिला दीजिएगा, और उसके साथ अच्छा अच्छा, अनुपान के रूप में काल मेघासा ऐड ऑन कर दीजिएगा मॉर्निंग टाइम। हेलो, जी गुड जी मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ मैम, आवाज। बोलिए, बोलिए ना। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार, हाँ, नमस्कार, नमस्कार। बोलिए। सर, इसमें उनको जो शूल है ना, योनि शूल हो या तो उसमें हम नाभि पूरण भी कैस्टर ऑयल से कर सकते हैं, और पेशेंट को गोक्षुरादि गुगुल 2 बीडी प्लस शंखवटी ऐसे, और थोड़ी कृमिघ्न चिकित्सा करें, क्योंकि पेशेंट का वेगावी धारण है, थोड़ा सा वेग का उसका अच्छी तरीके से प्रॉपर तो ये करना चाहिए। और पेशेंट का ट्यूबल ब्लॉक के लिए हम बोलते हैं ना, अपोजिट कर्ण में हम ऑयल डाले तो वो ट्यूबल ब्लॉक भी इसमें कम होता है या निकल जाता है, तो वो कर्णशूल होगा। और पेशेंट को अभ्यंग करने को वात का ज्यादा प्रकोप लगता है, शायद मुझे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, मैम ने बोला अभी। वो उसके साथ ये आप गोक्षुरादि गुगुल और शंखवटी का कॉम्बिनेशन लगाओगे तो बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। जी, हेलो, ठीक है, मैं करता हूँ उसके लिए भी। हाँ, ठीक है सर, ओके। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मैम, आप एक बार रिपोर्ट देख लीजिए, मैंने भेज दी ग्रुप में। जी सर, जी सर, देखिए। ठीक है मैम, हेलो थैंक मैम, यू। एक मैं फाइब्रोइड का मैं एक केस बताती हूँ आपको, मेरा खुद का ही है, क्योंकि मेरा जी बड़ा मैम। बेटा हुआ ना, उस टाइम मेरा सिजेरियन हुआ, उसके नेक्स्ट डे वो डॉक्टर आके बोल रहे कि आपको गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, ये 95 की बात कर रही मैं। तो जी बोले तब फाइब्रोइड क्या था वो मेरे समझ में ही नहीं आता था पहले, तो बोले जी 3 mm का तुम्हें फाइब्रोइड है सर्विक्स में। मैं ठीक है, तो बोले बार बीच में कोई प्रॉब्लम है तो देख, बढ़ता है तो ही प्रॉब्लम रहता है, बाकी ऐसे तो नहीं रहता है। तो इतने टाइम तक तो नहीं हुआ, मगर 3-4 साल पहले मुझे एकदम पेन, 3 साल पहले पेन थोड़ा ज्यादा लग रहा था, तो मैंने करवाया तो 6 mm आया, लेकिन मोनोपोज के कारण भी कभी डेवलप होता है वो। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का मैं शुगर का ट्रीटमेंट कर रही थी उस टाइम, डायबिटीज का। तो उनका मैं जो स्मूदी हमेशा बोलती हूँ ना मैम, उसके अंदर में पत्थर चट्टा जो है मेरे घर में पौधा लगाया हुआ है। तो उनको थोड़ा किडनी में स्टोन था, तो क्योंकि गांधीनगर का पानी ऐसा रहता है कि स्टोन होने का चांसेस रहता है, तो मैं उसमें डालती रहती थी, क्योंकि जितने पौधे रहते हैं कभी कुछ ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा करती रहती हूँ। तो उसमें वो भी डाला, कभी बेलपत्र डाल दिया, मेरे घर के पास मंदिर है तो वहां जाके कभी ये पीपल के पत्ते भी डाल देती थी मैं।
तो ऐसे कर करके मैं एक बार ऐसे ही मैं रिपोर्ट कराने के गई, शायद 6 महीने के बाद या ऐसा कुछ, तो बाद में मेरा फाइब्रोइड बिल्कुल चला गया। तो वो उनको मैंने बोला, वो सर को सोनोग्राफी करवाने गई ना तब, तो बोले मैम आपको फाइब्रोइड है। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो मेडिसिन कुछ भी नहीं लिया है। तो बोले नहीं, पर बाद में मैंने सोचा कि ये सब इसमें भी काम आता है। तो मैं सर आपको रिक्वेस्ट करती हूँ और जितने भी डॉक्टर है उसको भी बोलती हूँ कि स्मूदी का इतना वर्क अच्छा है कि कुछ उल्टा पुल्टा भी करके डालो अपने नॉलेज के हिसाब से। तो मैंने उसमें पत्थर डाला था, 1-2 पत्ता डालती डेली, और उनको मैं देती ना, वो ही मैं पीती थी। और थोड़ा डाइट भी जैसे उनको मैं फॉलो करवाती थी, मिल्क आइटम बंद सब, तो मैं भी उन्हीं के साथ मैं भी खुद करती थी। मैम मेरा पूरा फाइब्रोइड चला गया, मगर मैं इसलिए नहीं बताई, मैंने मुझ सबको ऐसा लगा ऐसे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि स्मूदी जो अपने ग्रुप में यूज किया है ना, उनको 100% मेरे पास फीडबैक आते हैं, मगर ये मेरा खुद का अनुभव है। और मेरा अगला रिपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, इसलिए मैं डाल नहीं रही हूँ। क्या मैम? थैंक यू एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, नहीं, थैंक सच यू में सो कर, मच। थैंक यू हाँ, मैम, क्योंकि और मेरा ग्रुप इस में स्मूदी डाल में दीजिएगा। थोड़ा, हाँ जरूर, क्योंकि स्मूदी मैम का मैंने कुछ स्मूदी भी डाला था, स्मूदी को जो क्या एक बोलते नहीं हैं? मैंने अपना नाम का पीडीएफ करके डाला है, उसी जी वही जी मैम, स्मूदी है। बिल्कुल। उसी के अंदर आप पत्थर चट्टा डाल दीजिए, कभी पीपल के पत्ते डाल दीजिए, कभी जैसे आपका प्रॉब्लम है ना उसके हिसाब से आप उसमें अंदर पत्ते ऐड कीजिए। तो मैं कभी, मेरे यहाँ सीताफल का है तो कभी सीताफल के का 2 पत्ते डालते, कभी जामुन के पत्ते डाल देते, कोई इंसुलिन लेवल का कम करता है उसके लिए, तो वो भी बहुत इंसुलिन का वर्क अच्छा करता है ना, ये नींबू का, अरे जामुन के पत्ते। तो ऐसा सोच सोच के मैंने डाला था, और मैं खुद शॉक हो गई थी मैम कि मेरा फाइब्रोइड इतना पूरा 95 का अभी मेरा 2 साल पहले ही चला गया। पर मैं क्योंकि देखो जब तक मैं खुद कंफर्म नहीं रहती कि मेरे पास पुराना रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला वो। पर ये जो अवश्य करना, आप मेडिसिन जो दे रहे हैं ना उसके साथ। तो अच्छा, मेरा तो विदाउट मेडिसिन से ही चला गया, पर आप कर सकते हो, किडनी का स्टोन भी आराम से चला जाता है ये भी। जी। ठीक है अंजना मैम, मैम, थैंक यू। एक बात पूछना चाह रही थी। उषा मैम ने अभी अपना एक्सपीरियंस बताया, तो जैसे पोस्ट मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल समय होता है और ये फाइब्रॉइड यूट्रस होता है, तो क्या ये धीरे धीरे रिग्रेस नहीं करता अपने आप ही? हाँ मैम, ये भी एक कॉज होता है कि वो, क्योंकि उसको जो हार्मोन्स वगैरह की जब डिफिशियंसी होती है तो वो कहीं कहीं अपने से भी रिग्रेस करता है, ये भी एक जी। चांस होता है। लेकिन जैसे मैडम ने बताया कि उनको पहले प्रॉब्लम भी शुरू हुई, उसके बाद फिर उन्होंने उस तरह का अपना डाइट को चेंज किया और लिया, तो उसका भी इफेक्ट मिलता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैडम की जो मेडिसिन थी, उन्होंने हार्मोन को और ज्यादा जो है कहना चाहिए कि इनएक्टिव कर दिया ना, वो उसकी ग्रोथ को वहां पे उन्होंने रोक दिया, और उसके बाद वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया, उसको उतना अच्छे जी, से वहाँ फील नहीं मिला ग्रो क्योंकि करने का। सिम्टम्स तो खत्म हो जाते हैं, कभी कभी फाइब्रॉइड ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो जो हाँ पड़ा हुआ था वो भी रिजॉल्व हो गया। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा मैम है। जैसे मैम ने पूछा, मैम मैंने भी एक पेशेंट देखा था, उसमें मैम 20 इयर्स से आफ्टर मेनोपॉज ये मतलब फाइब्रोइड पड़ा हुआ था, मतलब और पेशेंट उसको ट्रीट नहीं कराना चाहता था, मतलब वो बोल रही थी कि नहीं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैम ये ऐसा भी होता है कि ये ऐसे रिग्रेस होके चला जाता है, या वैसे की वैसे बना रह के ये कोई अपत्य या कोई प्रॉब्लम ना करे, ऐसा भी हो सकता है मैम? मैम मेरा खुद का ही अनुभव बताती हूँ कि 95 से अभी तक मुझे कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पहले, ये तो अभी हम लोग इतना अवेयरनेस है कि इसमें इसके बारे में सोचते हैं। मुझे उस टाइम भी ऐसे ही सर ने बताया था गायनेकोलॉजी से कि ये इसको बड़ा होगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा या कुछ होता है तो, बाकी तो प्रॉब्लम मेरा वैसा ही था। पर 4 साल पहले मैंने करवाया तब 6 mm, क्योंकि मुझे थोड़ा पेन वगैरह है, तब 3 mm से 6 mm हुआ। तो यहाँ की गायनेकोलॉजी से उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि एज जैसे मोनोपोज के टाइम में कभी बढ़ता है ये हार्मोन चेंजेस के कारण। पर ये सब मैं किया ना तो उसी से फिर मेरा निकल गया बिल्कुल ही। तो हो सकता है कुछ जो अपना जो मेरे अंदर प्रॉब्लम होगा वो पत्थर चटा ऐसे भी रिड्यूस करता है ना, जैसे स्टोन करता है, तो ये भी इसमें ही किया होगा उसने। मैम आपकी आवाज थोड़ी जी कम हो जी रही मैम। है। ठीक है मैम। अंजना मैम, हेलो आपका क्या एक्सपीरियंस है हेलो इसमें, मतलब? जी थैंक यू हेलो। मैम, उषा मैम हाँ थैंक यू। हाँ, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, आप आकांक्षा अंजना मैम, ये मैम जो इसके पड़ी बारे में रहते हैं कुछ ना, बताइए।
कभी कभी बहुत सालों तक पड़े रहते हैं और कोई सिम्टम नहीं लाते हैं। अगर मेनोपॉज हो गया है तो ये पड़े भी रहते हैं मैम, और कोई कुछ भी प्रॉब्लम आता नहीं मेनोपॉज के बाद। ओके मैम। अंजना ओके मैम आप भी बताइए प्लीज। एक्चुअली मैम जैसे हमने जो देखा है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, प्रेगनेंसी वाले पेशेंट आते हैं, कभी कभी एनएससीएस में हम लोग को खोलना भी पड़ता है। उस समय आप फाइब्रॉइड की कंडीशन देखिए तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो मतलब कैसे इसमें बेबी कैसे बढ़ गया, क्योंकि जो जो हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो इसको बहुत ग्रोथ देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं कि इसको फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी है, तो जनरली वहाँ पे फिर हम लोग को जो मॉडर्न की आइडियाज हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वहाँ प्रोजेस्टेरोन ये लोग देते हैं। और हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देने से कहता है कि बेबी तो ग्रोथ करता है अच्छे से, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको जो है फाइब्रॉइड को थोड़ा सा कम करता है। तो इसी तरह की जो हम लोग अपने जनरली जो औषधियाँ बताते हैं, वो जैसे गर्भ स्थापन जो भी औषधि हमारे पास है, प्रजनन स्थापन जो भी हमारे पास औषधियाँ हैं, उसका अगर आप स्टडी करें, केमिकल एनालिसिस देखें, मेन शताब्दी का भी बहुत अच्छा यूज आता है। यहाँ पे पद्म काष्ठ का भी बहुत अच्छा मैंने लेट पढ़ा था, तो उसका भी बहुत अच्छा यूज आता है। तो जनरली क्या है कि वो ग्रोथ तो करता है, लेकिन हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि कौन से हार्मोन्स की जो सेंसिटाइजेशन होते हैं उसको हमें वहाँ पे उनको इनएक्टिव करना पड़ता है। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं। अगर हमने उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो कभी कभी अबॉर्शन का भी बहुत बड़ा कॉज बनते हैं, या बेबी आईयूजीआर हो जाता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पाता है। लेकिन मैंने ये देखा कि जैसे जैसे मेनोपॉज एज में पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वहां पे कुछ तो बहुत नोटोरियस हो जाते हैं, जैसे कि साइज तो चाहे छोटा भी होता है, लेकिन कुछ ऐसी कुछ साइट ऐसी होती है, कुछ जगह ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं पेन की और ब्लीडिंग की। किसी को ब्लीडिंग बहुत होती है, किसी को पेन बहुत होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि मीनोपॉज के बाद, जैसे पहली मीनोपॉज में पेशेंट परेशान होता है, लेकिन आफ्टर मीनोपॉज 2 ईयर या 3 ईयर के बाद वो सिम्टम्स पेशेंट को सबसाइड हो जाते हैं। और अगर हम लोग अल्ट्रासोनोलॉजिकली उसकी जांच कराते हैं, या और भी जो हमारे पास जो टेस्ट होते हैं, कुछ लोग लेप्रोस्कोपिकली भी कराना चाहते हैं, तो वो अपने से धीरे धीरे या तो रिड्यूस हो जाते हैं या फिर ऐसे कहते हैं कि इनएक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि हार्मोन्स जो है वहाँ जब डिफिशियंसी शुरू हो जाती है, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी शुरू हो जाती है बॉडी में, तो ये इनएक्टिव भी हो जाते हैं। मगर ये केसेस में मुझे लगता है कि 90% होता है, 10% केसेस में तभी भी पेशेंट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते ही हैं। उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी हम लोग काफी रेस्पॉन्स दे पाते हैं, स्पेशली वस्ती चिकित्सा में मुझे बहुत इफेक्ट मिलता है ऐसे केसेस में। लेकिन ये एकदम सही है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इनका साइज बढ़ता है और धीरे 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 ये इनएक्टिव होते होते रिड्यूस हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि ये डिजोल्व हुआ था, ये डिजोल्व वाला केस जनरली अभी नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं वो अवशेष रूप में मिलते हैं कि हाँ मैडम इतना बड़ा था लेकिन इतना कम हुआ। लेकिन वो जो उषा मैम ने अपना अनुभव बताया ये ग्रेट है, और ऐसा होता रहा होगा, ऐसा होगा, ये बहुत अच्छी बात है मैम। अपने आप दोनों मैम ने रिपोर्ट्स जो पत्थर आपने कटा कराई, यूज किया है, उन्होंने हाँ उसका पत्थर हाँ कटा का यूज किया जो स्टोन की तरह। हाँ उन्होंने सोचा कि ये भी ऐसे पड़ा है बिल्कुल। हार्ड कुछ मास, तो अ, उन्होंने ये यूज किया। बहुत बहुत अच्छा अनुभव है मैम का, ये अनुभव हम लोग के सबके काम आएगा। और थैंक यू अंजना मैम। हाँ, थैंक यू उषा मैम। थैंक यू अब मैम। टाइम भी लगभग हो ही रहा है, एक तो प्रार्थना हो जाए, प्रेयर हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर शाम को मिलते हैं। जी मैम। मोनिका मैम कर दीजिए प्रार्थना। जी मैम। त्राग्रेवस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन्मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शस्व मे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूस्तो भूतश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू मैम मैम। अश्विनी मैम ने हैंड रेज किया था, शायद हम उनको नहीं सुन पाए। हाँ जी तो मैम, मैं भी अगर वही कोई बोलना चाह रही स्पेसिफिक हो थी। तो मैम बोल दीजिए। अश्विनी मैम। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम अंजना मैम से पूछना था। बोलिए हेलो। मैम। हाँ मैम, अंजना मैम है। जी जी बिल्कुल है मैम, बोलिए आप। हाँ मैम बताइए बताइए। जी मैम बताइए। मैम नमस्कार। अगर टॉर्च पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी हो गए तो उसको कोई वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा क्या मैम?
एक्चुअली मैम जो रूबेला वैक्सीन होता है ना वो लाइव वैक्सीन होता है, उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी नहीं देना चाहिए। यस। हाँ, तो इसलिए आप फिर अपना रसायन औषधियाँ जो हमारे पास आयुर्वेद की है ना, और जो स्वर्ण योग है उसी पे आप कीजिए, लेकिन प्रोग्नोसिस पेशेंट को समझा सकती है कि कंजेनिटल एनोमली अगर वो पहले ही हो जाती है तो फिर उसको हम कितना चेंज कर सकते हैं। तो बराबर से यूएसजी वगैरह जो है कराते रहिए पेशेंट की। और उसके अलावा भी उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो टॉर्च पॉजिटिव में डिपेंड करता है, किस टाइटर में टॉर्च पॉजिटिव है। तो समटाइम्स कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन जो फॉर्मेशन अगर हमारा एमरजेंसीज में ही कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये कि हम वैक्सीन भी नहीं दे सकते, है ना। तो हमें उसमें रसायन औषधियों का ही यूज करना चाहिए। इन बिफोर कंसेप्शन हम वैक्सीन दिया और हाँ, रसायन, क्योंकि लाइव वैक्सीन है तो बिफोर कंसेप्शन ही देना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं देना चाहिए। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी ठीक है मैम, जी सेशन मैम। एंड करते हैं। मोनिका मैम, अंजुना मैम। जी मैम, जी मैम, प्रणाम मैम, प्रणाम थैंक सभी यू को। मैम, प्रणाम मैम, सभी को सबको। प्रणाम, प्रणाम धन्यवाद। सबको।